प्रिय छात्राओं, यह रिकॉर्डिंग भूतपूर्व आईएएस डॉक्टर विजय अग्रवाल जी की हैं। इन्होंने उपराष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसे शुरू से लास्ट तक अवश्य सुने और अपने जीवन में उतारें। मेरे प्यारे नौजवान दोस्त, आपको मेरा यानी कि डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में। दोस्तों, इस स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम विद्यार्थियों को 4 ऐसी जरूरी बातें बताते हैं जो उनके लाइफ के विकास के लिए और साथ ही साथ सक्सेसफुल लाइफ के लिए जरूरी हैं। इसका पहला कंटेंट है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, यानी कि आर्ट ऑफ स्टडी। इसमें बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट को अपने समय का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए। इसका तीसरा भाग है स्टूडेंट एंड पावर ऑफ माइंड, यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अपार शक्तियां छिपी हुई हैं। ऐसा हम क्या करें, कैसे करें कि हम अपनी उन अपार शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें। और इसका चौथा और आखिरी भाग है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास इसलिए बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपने जीवन में चौतरफा डेवलपमेंट कर सकें और साथ ही साथ एक खुशहाल और बहुत आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। तो मित्रों, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस ने इन 4 विषयों को लेकर के स्टूडेंट्स के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके पहले भाग से, और यह पहला भाग है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। मित्रों, आप सबको आपके पेरेंट्स यही कहते हैं, टीचर्स भी यही कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर के है कि आपको शायद ही किसी ने अभी तक यह बताया हो कि ऐसे पढ़ो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको यह बता दिया जाए कि आप ऐसे पढ़ें, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। दोस्तों, ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमको बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, सही चीजें खाने की जरूरत है, फिर चाहे वो कम ही क्यों ना हो। ठीक इसी तरह से हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इसी को लेकर के मैंने किताब लिखी है जिसका शीर्षक ही है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, और अंग्रेजी में है ये आर्ट ऑफ स्टडी। तो मैं अभी अपने इस आधे घंटे के प्रोग्राम में आपको उस किताब का निचोड़, उस किताब का रस, उस किताब का सारांश बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने और देखें कि आपको इसमें से क्या बातें उपयोगी लगती हैं और उन्हें अपने जीवन में लाएं। आप देखेंगे कि कैसे आप कम मेहनत से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। पढ़ाई जो अभी आपके लिए बोझ सी बन जाती है, ऊब होने लगती है, कैसे रुई की तरह हल्की और खेल की तरह मनोरंजक हो जाएगी। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, आप ध्यान से मुझे सुने। बेहतर होगा कि बाद में ये पुस्तक भी पढ़ें। आप देखें कि आपका सब कुछ बदल जाएगा, पढ़ने का ढंग, समझने का तरीका, और दोस्तों यहां तक कि परीक्षा में उत्तर देने की पद्धति भी। याद रखिए कि आपको नंबर वहीं से मिलते हैं जो आप कॉपी में लिख करके आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ो तो कैसे पढ़ें। आप देखें कि सबसे पहले आप ये मानकर चलें कि जो हमारा दिमाग है वो ही पढ़ने का काम करता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और दिमाग में बातें आ नहीं रही हैं, दिमाग में बातें स्टोर नहीं हो रही हैं, या अगर स्टोर हो भी गई तो जरूरत पड़ने पर, यानी कि परीक्षा में पूछे जाने पर वो बातें याद नहीं आ रही हैं, तो सीधी सी बात है कि पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। केवल घंटे बिताने से पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि ये जहाज चलाना नहीं है, ये प्लेन चलाना नहीं है कि आपने कितने आवर्स की फ्लाइंग की है। इसकी जरूरत ही इस बात को लेकर के है, इसकी महत्ता ही इस बात को लेकर के है कि वो बातें हमारे दिमाग में रहें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी बात हमारे दिमाग में रहती कैसे है, ये इसका फाउंडेशन है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो मस्तिष्क है वह
इमेजेस एक्सेप्ट करता है, बिंब एक्सेप्ट करता है, छवियां एक्सेप्ट करता है, ध्वनियां नहीं। ये दिमाग की एक विचित्र करतूत है, आप कह लीजिए एक विचित्र प्रणाली है कि जब भी हम कुछ भी सुनते हैं हमारा दिमाग उसका इमेज बना लेता है, और अगर वो इमेज नहीं बना पा रहा है तो हम उसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। लीजिए आप इसको एक उदाहरण से अभी जांच लीजिए। मैं कह रहा हूं गाय, आपने देखा कि कैसे आपके दिमाग में गाय की एक छोटी सी तस्वीर फट से उभर गई, और तभी आप समझ पाए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं लॉरेन, आप नहीं समझ पाए। देखिए ध्वनि तो आपके कान सुन रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि लॉरेन सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं उभरी। लेकिन अगर मेरी इसी बात को, इसी ध्वनि को स्पेनिश जानने वाला सुने तो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि स्पेनिश में लॉरेन का मतलब गाय होता है। तो आप मानकर चलिए, और यह वैज्ञानिक सत्य है कि हमारा दिमाग इमेज एक्सेप्ट करता है। और दोस्तों, अगर आप इस सिद्धांत पर विश्वास करके काम करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके पढ़ाई की पूरी पद्धति बदल जाएगी। पद्धति इस तरह से बदल जाएगी कि अब आपको अपनी पढ़ाई इस तरह से करनी है कि आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे इमेजेस बन सकें, अच्छे से अच्छे चित्र बन सकें, स्पष्ट चित्र बन सकें, चटकदार रंग वाले चित्र बन सकें, गाढ़े रंग वाले चित्र बन सकें। इमेजेस जितने स्पष्ट होंगे, स्पष्ट कहने का मतलब है घिचपिच वाले नहीं होंगे, कंफ्यूजन पैदा करने वाले नहीं होंगे, उतनी ज्यादा स्पष्टता विषय के बारे में आपके दिमाग में रहेगी। और मैंने जो गाढ़े और चटक रंग की बात कही, जितने ज्यादा इमेजेस गाढ़े होंगे, चटक रंगदार होंगे, उतने ही देर तक वे आपके दिमाग में बने रहेंगे। तो सीधी सी मतलब बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और दूसरी बात है वो मेमोरी में ज्यादा समय तक रहेंगी। मित्रों, नंबर लाने का सारा रहस्य तो इसी बात में है कि आप अपने विषय को कितना साफ तौर पर जानते हैं, और दूसरा उसे कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसीलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि पढ़ना एक कला तो हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक विज्ञान है। अगर हम इस विज्ञान को जान लेते हैं तो आप देखिए कि हम पढ़ाई को जान लेते हैं, पढ़ने के ढंग को जान लेते हैं, और पढ़ना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। तो यदि आप मेरे इस बात पर विश्वास करते हैं कि दिमाग इमेजेस एक्सेप्ट करता है, तो अब आपको एक अच्छे चित्रकार की भूमिका निभानी है। आप देखेंगे कि जो चित्रकार है वो सबसे पहले तो चित्र बनाने के पहले कैनवास को रंगता है, कैनवास पर एक रंग चढ़ाता है। तो यहां हमको अपने दिमाग पर चित्र बनाने हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कैनवास है। इस मस्तिष्क को हम जितने अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, हमारी पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से होगी। इसे मैं कहता हूं मस्तिष्क का वातावरण। मित्रों, हम सबसे ज्यादा बड़ी गलती यह होती है कि हम जाते हैं क्लास में और सुनना शुरू कर देते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने मानसिक वातावरण के बारे में कभी सोचते ही नहीं। अगर हम अपने मानसिक वातावरण को अध्ययन के अनुकूल बना लें तो आप देखेंगे कि वो इमेजेस कितने आसानी से और कितने आराम से बनने शुरू हो जाएंगे, और सही मायने में तभी हमारे पढ़ने का मकसद भी पूरा होगा। अब आप देखें कि आप मस्तिष्क का अच्छा वातावरण कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसे, हमेशा प्रसन्न मन से पढ़िए। जब भी आप पढ़ें आपका मन खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका यह अनुभव रहा होगा कि जब आपका मन खुश रहता है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, और आप उसी काम को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो जब भी आप पढ़ने जाएं, आपके मन में सकारात्मक भाव होने चाहिए। मन प्रसन्न हो, आत्मविश्वास हो, अच्छा लगे आपको सब कुछ, पढ़ने की इच्छा हो, ये सारे के सारे सकारात्मक भाव होते हैं। दूसरा है कि जब आप पढ़ें तो आपके मन में श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। श्रद्धा की भावना कहने का मतलब है कि आप एक किताब पढ़ने जा रहे हैं, किताब के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव हो। वो किताब किसी लेखक ने लिखी है, उस लेखक के प्रति श्रद्धा का भाव हो।
जो आप विषय पढ़ने जा रहे हैं उस विषय के प्रति श्रद्धा का भाव हो। और देखिए, सीधी सी बात है कि आप उस किताब को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कुछ जानना चाह रहे हैं। तो किताब चाहे जैसी भी हो, ये तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा ज्ञान उसमें है, और जिसके पास भी हमसे ज्यादा है वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है। अगर आप क्लास में बैठते हैं तो अपने टीचर के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, आप देखेंगे कि चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक इसी तरह से किताब के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। तीसरी बात है, अपनी अज्ञानता का बोध आप में होना चाहिए। अज्ञानता का बोध कहने का मतलब है कि आपको यह लगना चाहिए कि मैं कम जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जब आप अज्ञानता का बोध करते हैं तो आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और यह विज्ञान का नियम है मित्रों कि जहां वैक्यूम क्रिएट होता है तो चारों तरफ की हवाएं तेजी के साथ उस वैक्यूम की तरफ दौड़ती हैं ताकि उस वैक्यूम को भर सके। तो अज्ञानता का बोध आपके अंदर एक खालीपन पैदा करता है, एक आकर्षण शक्ति पैदा करता है, नॉलेज को अट्रैक्ट करता है, तब वो चीजें आपकी तरफ तेजी से दौड़ती हैं। देखिए, बहुत सिंपल सिद्धांत है कि चाय से भरे हुए कप में आप और चाय नहीं डाल सकते। आप उड़ेल तो सकते हैं लेकिन चाय डलेगी नहीं। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि मेरा कप खाली है। अब चौथी चीज है मनोरंजन। सामान्य तौर पर मैंने देखा है कि पढ़ाई के साथ मनोरंजन को लोग इग्नोर करते हैं। अभिभावकों को भी यही लगता है कि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए खेल रहा है या दोस्तों के साथ बात कर रहा है या सीरियल देख रहा है या पिक्चर देखने चला गया है तो उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने समय को नष्ट कर रहा है, और अगर इस समय में वो पढ़ रहा होता तो शायद कुछ बहुत बड़ी बात कर लिया होता। मैं ऐसा नहीं समझता। आप देखिए कि हमारे यहां जो सरस्वती जी की प्रतिमा है, आपको आश्चर्य होगा कि उनके एक हाथ में किताब है तो दूसरे हाथ में कलम होती तो बात समझ में आ जाती, लेकिन दूसरे हाथ में वीणा है। वीणा का मतलब क्या है? ज्ञान और रंजन। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो स्पंज की तरह होता है। स्पंज जितना ज्यादा कोमल होगा उसमें उतना ज्यादा पानी ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो हम अपने दिमाग को स्पंज बनाए कैसे? ये स्पंज तभी बनेगा जब आप बीच बीच में मनोरंजन को भी महत्व देते रहें। और ये जो दूसरा स्पंज बनने का जो तरीका है वो है गैप देना। आप लगातार 5-5 घंटे 7-7 घंटे मत पढ़िए। इससे हो सकता है कि आपको थोड़ा आत्मसंतोष मिले कि मैंने इतनी लंबी पढ़ाई की, लेकिन मित्रों, यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। आपने देखा है कि हमारे जो क्लास में जो पीरियड्स भी होते हैं वो 45-50 मिनट के होते हैं और इसके बाद 5 मिनट 10 मिनट का गैप दिया जाता है। तो इसीलिए पढ़ते समय हमेशा बीच बीच में थोड़ा सा गैप रखें। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हमारे दिमाग की आकर्षण करने की शक्ति को, ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ये विषय याद नहीं हो रहा है तो पक्का जानिए कि वो विषय याद नहीं होगा। देखिए, कोई भी विषय कठिन नहीं होता है। अगर कठिन होता तो मैथ्स सबके लिए कठिन होता, लेकिन मैंने देखा है कि लोग मैथ्स को एंजॉय करते हैं। रामानुजम का नाम आपने सुना है। उनके लिए हिस्ट्री कठिन थी, आपके लिए हिस्ट्री एक रोचक विषय हो सकता है। तो अगर आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो सरल से सरल विषय भी कठिन हो जाता है। आत्मविश्वास के साथ पढ़िए, आप देखिए कि वो विषय आपके लिए कितना आसान हो गया है। ठीक इसी तरह से जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रखिए। देखिए, किताब पढ़ने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, आप नॉवेल पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से यह भी हो सकता है कि आप किसी चीज को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी विषय को रटने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट, आपका जो किताब पढ़ने का उद्देश्य होता है वह होता है उसे याद करना। क्योंकि जैसे ही आप उद्देश्य को फिक्स करते हैं, निर्धारण करते हैं, वैसे ही आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करना शुरू भी कर देता है। तो किताब पढ़ने से पहले उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ है मित्रों विविधता। विविधता का अर्थ है कि एक ही विषय को लगातार 5-5 घंटे तक मत पढ़ते रहिए। आपने देखा है कि हमारे खाने की जो थाली होती है
उसमें ठीक है हम खाते तो रोटी, दाल और सब्जी हैं, चावल हैं, लेकिन आपने देखा है ना उसमें थोड़ी सी चटनी होगी, पापड़ होगा, अचार होगा। तो ये हमारी डाइट नहीं है, लेकिन होता है कि जो हम दूसरी चीजें खा रहे हैं उसको वो स्वादिष्ट बना देती हैं। तो एक ही विषय को लगातार मत पढ़ते रहिए, 2-1 घंटे पढ़ने के बाद दूसरा विषय ले लीजिए। तो इससे आपके दिमाग की जो स्पंजी कैपेसिटी है, ग्रहण करने की क्षमता है, चीजों को सोखने की जो ताकत है वो बढ़ेगी। तो आपका जो आउटपुट है वो कम समय में ज्यादा होगा। और इमेज की बात को लेकर के ही दोस्तों मानसिक वातावरण बनाने के लिए जो अगला और आखिरी पॉइंट है वह है भोर का समय। देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा है कि हमारा दिमाग इमेजेस एक्सेप्ट करता है। तो आपको देखना है कि वो इमेजेस कितने साफ बन रहे हों। बहुत सीधी सी बात है, आप एक झील पर चले जाइए, वहां अपना चेहरा देखिए, फिर झील के पानी को थोड़ा सा हिला दीजिए, फिर अपना चेहरा देखिए। आप देखेंगे कि हिले हुए पानी में चेहरा टूटा फूटा दिख रहा है। ठीक यही स्थिति हमारी भी होती है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, मन भटक रहा है, तब हमारे दिमाग पर जो बनने वाले इमेजेस होंगे वो टूटे फूटे होंगे। तो एक तो मैंने जो अभी बातें बताई, आंतरिक रूप से आपको अपने मन को स्थिर करना है, जिसमें मैंने श्रद्धा का भाव, प्रसन्न मन, अज्ञानता का अपनी बोध, आत्मविश्वास, इन सब की बात कही है। लेकिन इसी के साथ जो बाहरी वातावरण है उसमें मैं भोर के पढ़ने को बहुत महत्व देता हूं। अगर आप भोर में पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत है, आपका शरीर भी बिल्कुल फ्रेश, आप सुबह उठे हैं तो उसमें क्षमताएं अच्छी हैं। और वैज्ञानिक तरीके से यह माना भी जाता है कि भोर के समय में हमारे शरीर से में कुछ ऐसे रस निकलते हैं जो हमारी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप भोर के समय को पढ़ने में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने भोर में 2 घंटे पढ़ लिए हैं तो मान करके चलिए कि आप दिन में 3 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई कर ली है। इसीलिए हमारे यहां शुरू से ब्रह्म मुहूर्त की बात कही गई है। जो बेहतर काम हो सकते हैं, खासकर दिमागी काम, उन्हें भोर में ही कर लिया जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतनी चीजें कर लेते हैं तो हमारा अब कैनवास तैयार हो गया है दिमाग का, और अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से उभरती चली जाएंगी। मित्रों, आप करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप केवल 1 सप्ताह करके देख लीजिए। अगर आपको फायदा होता है तो आप इसको जारी रखें, और फायदा नहीं होता है तो छोड़ें ना, मुझे बताएं। क्योंकि अगर फायदा नहीं हो रहा है तो पक्का है कि कुछ न कुछ हम करने में गड़बड़ी हो रही है। आपको फायदा निश्चित रूप से होगा। अब देखिए, मैं पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दूसरे पॉइंट पर आता हूं, और वह है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, ब्रेन। हम जिस चीज के बारे में भी उपयोग में लाते हैं, हम जिस चीज को भी उपयोग में लाते हैं, जरूरी है कि उसके थोड़ी फंक्शन को जाने कि वो काम किस तरह से करता है। तो देखिए, जो पढ़ाई का काम है वो हमारे दिमाग का काम है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे में आपको दिमाग के बारे में बताता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मेमोरी पावर क्या होती है, दिमाग की कैपेसिटी क्या होती है, भूलना क्या होता है। क्योंकि फॉरगेटनेस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और यही शिकायत करते हैं कि मैं चीजों को भूल जाता हूं। उनकी ये शिकायत होती है कि परीक्षा में चीजें याद नहीं आती। इसीलिए वो पूछते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें, रोज हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटों से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तरीके से होती है। तो हम अपने इस ब्रेन को समझें जो इस तरीके से पढ़ने का काम करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, और वो जब हम पैदा होते हैं उसके साथ ही मरने शुरू हो जाते हैं, डिके होने शुरू हो जाते हैं। और एक साइनेप्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं और सारे के सारे मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ही है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, उसे स्टोर करता है, एडिट करता है, और जरूरत पड़ने पर वो हमें सप्लाई करता है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कंप्यूटर की तरह। ये बात अलग है कि ये कंप्यूटरों का कंप्यूटर है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर है। तो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे मस्तिष्क का काम करते हैं, और जो साइनेप्स हैं वो मैसेजेस को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो केवल आप ये 2 चीजें याद रखें। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बताने जा रहा हूं, मैं केवल उतनी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके जानने के लिए थोड़े से उपयोगी हो सकते हैं।
आमतौर पर हमारे दिमाग को दो भागों में बांटा गया है, लेफ्ट एंड राइट। देखिए, जो लेफ्ट है वो लॉजिकल माइंड है, गणित, तर्क, वितर्क, इनका काम लेफ्ट माइंड करता है। हमारा जो राइट माइंड है, जो राइट ब्रेन है, वो इमेजिनेशन का काम करता है, भावनाओं का काम करता है, कल्पनाओं का काम करता है। आप कविता लिखेंगे तो राइट माइंड से लिखेंगे, लेकिन आप अगर वकालत करेंगे तो लेफ्ट से लिखेंगे। तो हमारा जो बायां दो दिमाग है वो तार्किक शक्ति से भरा हुआ है, और जो दाहिना दिमाग है वो सृजनात्मकता और भावुकता से भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ाई के दौरान अपने इन दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसा करना केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए भी जरूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि हम अपनी ब्रेन पावर का केवल 5 to 6% इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने यह कहा कि मैं अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक 25% इस्तेमाल कर पाया हूं। आप कल्पना करके देखिए कि अगर आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक ने 100% का किया होता तो क्या होते, क्योंकि 25% लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना हुआ है। यह ब्रेन होता है। अब आप देखिए कि मेमोरी क्या है। मेमोरी अगर सच पूछिए तो ए नेचुरल क्वालिटी नहीं है, यह बेसिकली अर्जित किया हुआ गुण है, आपको एक्वायर करना पड़ता है। मतलब ब्रेन तो चलिए ऑर्गन के रूप में नेचर ने बनाया है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच कैन बी ऑपरेटेड, जिसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन जो मेमोरी है दैट कान बी सीन, देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता। तो जो मेमोरी है वो आपको अर्जित करना पड़ता है। और सच पूछिए तो जो पढ़ने का जो सारा तरीका है, पढ़ने का जो सारा कमाल है, वो इसी बात पर है कि हमारी मेमोरी में वो कितने दिन तक रहता है, कब तक रहता है, और जरूरत पड़ने पर हमको कैसे वो चीजें तुरंत मिल जाती हैं। अगर हमें वो चीजें याद ही नहीं आ रही हैं समय पड़ने पर, तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब पूरी खेती सूख गई तो बरसात होती रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो भूलना है, अब इसको आप समझें। ये मानकर चलें कि दिमाग में हमने अगर कोई भी चीज एक बार डाल ली है तो वो गायब नहीं होती। भूलना का मतलब केवल गुम जाना है, याद नहीं आना है। वो चीज तो वहीं रखी हुई, चीज उस अलमारी में है, लेकिन उस अलमारी में हमने इतनी सारी चीजें बेतरतीब तरीके से ठूंस दी हैं कि जब जरूरत पड़ रही है तो निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो भूलना है, ये अव्यवस्था का प्रतीक है। अगर हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपने दिमाग में चीजें डालें और अपने दिमाग की सही तरीके से रखवाली करें, देख रेख करें, तो ये भूलने का संकट कम हो जाता है। इस पर बहुत से सर्वेक्षण हुए हैं, बहुत से शोध हुए हैं। देखिए, आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग शोध बताता हूं। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो जितना भी पढ़ते हैं उसका 25% हमें याद रहता है। जब उसी चीज को हम सुन लेते हैं तो 35% याद हो जाता है। जब देख लेते हैं तब 50% याद रहता है। आपने देखा, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां बढ़ती जा रही। पढ़ने में केवल आंख और ब्रेन काम कर रहा है, सुनने में कान भी शामिल हो गया है, देखने में कान और आंख दोनों शामिल हो गए हैं, और जब हम उसी को बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तब 60% याद हो जाता है, और जब हम उसको करने लगते हैं तो 95% याद हो जाता है। जैसे प्रैक्टिकल, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी करते हैं तो वो आपको ज्यादा याद हो जाता है। और अब आप देखिए कि भूलने के साथ क्या होता है। ये तो बात बताई मैंने जो कि याद होते हैं। भूलने के साथ क्या होता है, हम कोई भी चीज पढ़ें, देखें, सुने, 20 मिनट के बाद उसका 45% हिस्सा हम भूल जाते हैं। 1 घंटे के बाद हम 55% भूल जाते हैं। 1 दिन के बाद 65% गायब हो जाता है, और 7 डेज के बाद, 1 सप्ताह के बाद 75% चीजें उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। 1 महीने के बाद यह परसेंटेज पहुंच जाता है 80, और 1 साल के बाद 95% हमारे दिमाग से गायब हो जाता है। तो ये जो भूलना है ये वैज्ञानिक है, आप इससे परेशान न होइए। अच्छी बात है कि हम बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं। यह वरदान है मित्रों, यह अभिशाप नहीं है। जिंदगी में इतनी कड़वी चीजें हम एहसास करते हैं, इतनी गलत बातें हमारे जीवन के साथ होती हैं, अगर वो सब हमारे दिमाग में रहने लगे तो सोचिए कि हमारा जीवन कैसा हो जाएगा।
लेकिन भूलना हमारे लिए वहां चिंता का विषय है कि जो हम याद रखना चाहिए उसे याद नहीं रख पा रहे हैं और जो याद नहीं रखना चाहिए उसे याद रख रहे हैं। तो भूलने का संकट ये संकट है। भूलना अपने आप में कोई संकट नहीं है। तो देखिए, आप भूलने से बचें, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। सबसे पहला तो यह है कि आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए। आपको दिमाग में चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से डालनी है, ठीक वैसे जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी विषय जब डालते हैं तो अपनी एक फाइल बना लेते हैं। आप एटरंडम डाल देंगे, कुछ भी चीज ठूंसते चले जाएंगे तो फिर आप भूलेंगे ही भूलेंगे, वो चीजें मिसप्लेस्ड होंगी ही होंगी। तो एक तो आपको प्रायोरिटी दिमाग में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। केवल जरूरी चीजों को दिमाग में रखें, फालतू की चीजों को निकाल दें। एकदम दिमाग में फालतू की चीजें न डालें। जो भी आपने लिखा है, पढ़ा है, उसको समय समय पर दोहराते रहना चाहिए। दोहराना याद रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। देखिए, जो लड़के कहते हैं कि मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ते हैं? वो सिलेबस वही है जो आपका है, तो वो मूलतः चीजों को दोहराते रहते हैं। दोहराने का मतलब अंडरलाइन कर देना। आपने एक चित्र बनाया है, उसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो गाढ़ा होता चला जाएगा। गाढ़ा होता चला जाएगा मतलब अब वो चित्र जल्दी मिटेगा नहीं। जल्दी मिटेगा नहीं मतलब आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और अगर आपको कोई चीज सच में और लंबे समय तक याद रखनी है तो कोशिश कीजिए कि उसे लिखकर प्रैक्टिस में ले आएं, किसी के साथ डिस्कशन करके उसे सुना दें, किसी को समझा दें, तो उसका रंग आपके दिमाग में और अधिक गाढ़ा हो जाएगा। तो यह है न भूलने के तरीके। अब मैं आपको थोड़ी सी वो बातें बताने जा रहा हूं जो दिमाग से जुड़ी हुई हैं और दिमाग से इस रूप में जुड़ी हुई हैं कि हम अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं। देखिए, हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए खाना खाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं। इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है। अगर आप ये न भी करें तो शरीर ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, लेकिन मजबूत नहीं बनेगा। जैसा है वैसा चलता रहेगा। ये अच्छा बने इसके लिए आप एक्सरसाइज करते हैं। तो दिमाग तो आपके पास है, ब्रेन आपके पास है और उससे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, जो भी है। लेकिन अगर आप और बेहतर सक्सेस चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं, तो बट नेचुरल है कि फिर आपको इस दिमाग को मजबूत बनाना होगा। अभी के ही दिमाग से आप उतना काम नहीं ले सकते। तो मैं अब आपको कुछ वो बातें बताना जा रहा हूं जिसको आप दिमाग की कसरत कह सकते हैं। देखिए, सोचना दिमाग की कसरत होती है, चिंता करना दिमाग की कसरत नहीं होती। केवल चिंता करते रहे पढ़ाई में क्या होगा, परीक्षा में क्या होगा, ये चिंता, ये बेवजह है, फालतू है, इससे दिमाग की कसरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी नए विषय को लेकर के उस पर सोच विचार कर रहे हैं तो यह दिमाग की कसरत है। मैथमेटिक्स हल करना दिमाग की सबसे अच्छी कसरत होती है। मित्रों, आप जब को जानकर आश्चर्य होगा कि यूनान में एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था प्लेटो। आज से लगभग 2500 साल पहले वो दार्शनिक थे और उन्होंने अपनी एकेडमी के बाहर दरवाजे पर एक बोर्ड लगा रखा था कि गणित के ज्ञान से शून्य व्यक्ति इसमें प्रवेश न करें। सोच कर देखिए कि पढ़ा रहे हैं फिलॉसफी और चाह रहे हैं मैथमेटिकल माइंड, क्योंकि वो जानते थे कि जिसका दिमाग मैथमेटिकल होगा वो अपने दिमाग की कसरत कर रहा है, मतलब बहुत फर्टाइल ब्रेन होगा उसका। तो कोशिश करें कि थोड़ा बहुत गणित हल करते रहें। अखबारों में क्रॉस वर्ड आता है, वर्ग पहेलियां आते हैं, उनको हल करें। आप देखेंगे कि उनको हल करते समय आपका दिमाग कैसे जद्दोजहद करता है। उसे सोचना पड़ता है, ये शब्द लाएं, ये फिट नहीं बैठा तो दूसरा लाएं। तो इससे हमारे दिमाग की कसरत होती है। नए नए विषयों पर सोचें, उटपटांग विषयों पर सोचें। एक ऐसे विषय पर सोचें जो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अगर पेड़ उड़ने लगे, सूरज से पानी बरसने लगे, ऐसे बिल्कुल उटपटांग चीजें। देखिए, अगर मैं कहूं कि आप गाय पर बोलिए, पाठशाला में मेरा पहला दिन इस पर बोलिए, तो आप फटाफट बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मछलियां हवा में उड़ने लगे, इस पर बोलिए, तो आप देखिए कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको लगेगा कि इस पर क्या बोलूं। ऐसे विषयों पर जब आप सोचेंगे तो आपका दिमाग कसरत करना शुरू कर देगा। तो नए नए विषयों पर सोचिए, उटपटांग विषयों पर सोचिए, वर्ग पहेली हल कीजिए, क्रॉसवर्ड कीजिए, मैथमेटिक्स हल कीजिए, कोई भी एक विषय ले लीजिए, उस पर अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है।
दिमाग की एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम और योग में भी कुछ बातें बताई गई हैं। प्राणायाम के अंतर्गत मैं आपको ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम की सिफारिश करना चाहूंगा। इसकी सीधी सी बात है कि इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ता है और ऑक्सीजन का सीधा संबंध हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से है। उस पर्टिकुलर टाइम में हमारे दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक इसी तरह से एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, यह बहुत उपयोगी है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सिंपल सी चीज है। भ्रमर का मतलब है भौंरा, जैसे भौंरा आवाज निकालता है, अगर आपने कभी सुना हो तो ठीक ऐसे ही आपको करना है। शांत बैठ जाएं पालथी मारकर, अपने हाथ की दोनों उंगलियों से अपने दोनों कान को हल्के से बंद कर लें और गले से आवाज निकालें, गुंजार करने जैसी आवाज, जैसे भौंरा गुंजार करता है, और उस आवाज को अपने ब्रेन तक ले जाएं। सांस खींचें, आवाज निकालना शुरू करें और सांस धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दें। जब पूरा हो जाए तो फिर सांस छोड़ें, सांस खींचें और फिर धीरे धीरे गुंजार के साथ सांस छोड़ते चले जाएं। इस तरह से लगभग आपको प्रतिदिन 5 मिनट सुबह सुबह खाली पेट करना चाहिए। तो ये जो वेव्स होती हैं, जो साउंड की वेव्स होती हैं, साउंड की वेव्स हमारे नर्व सिस्टम को, ब्रेन की जो नर्व सिस्टम है उसको मजबूत कर देती हैं, या कह लीजिए कि उसके मसाज का काम करती हैं। इससे हमारा ब्रेन मजबूत होता है। अब मैं आखिरी कंटेंट पर आता हूं, और आखिरी कंटेंट है कि परफेक्ट स्टडी अब आप कैसे करेंगे। मैंने आपको बता दिया दिमाग का कैनवास कैसे आप अच्छा बनाएंगे, मतलब एक मानसिक वातावरण कैसे तैयार करेंगे। फिर मैंने आपको ब्रेन के बारे में बता दिया, और उसमें आपने देखा कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर आपने देखा कि वो जो भूलने की जो प्रॉब्लम है उससे आप कैसे मुक्त होंगे, और कैसे एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन की ताकि आपका ब्रेन मजबूत हो सके। अब मैं आपको पढ़ने के तरीके पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे पास नॉलेज होती है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, उसके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है इंफॉर्मेशन का लेवल, सूचना का लेवल, जो हमें मिलती है। जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसे इंफॉर्मेशन के लेवल पर एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा लेवल होता है नॉलेज। जब हम उस इंफॉर्मेशन पर सोचना शुरू करते हैं, कुछ और चीजें जुटाना शुरू करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो स्तर है, वो है विजडम का, प्रज्ञा क्या। जब हम उस पर बहुत सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उस पर हम कुछ नए बातें कहने की स्थिति में आ जाते हैं, कुछ नया लिखने की स्थिति में आ जाते हैं, तो वह होता है प्रज्ञा का स्तर। प्रज्ञा का स्तर लेखकों के लिए, विचारकों के लिए, उनके लिए है। लेकिन अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत सोचने की उसकी आदत है, तो इस लेवल को स्टूडेंट लाइफ में भी हासिल कर सकता है। जैसे मैंने महसूस किया है कि अगर आपको आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो नॉलेज से ऊपर के लेवल पे आपको जाना पड़ता है, कि अगर जो विषय आपने पढ़ा है उसमें आप अपनी तरफ से क्या कह पा रहे हैं, ओरिजिनलिटी क्या है। तो जो ओरिजिनलिटी है वो प्रज्ञा के लेवल पर आती है। तो जब हम किसी चीज को बिल्कुल सूचना के स्तर पर ग्रहण करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर, तो चीजें दिमाग से जल्दी गायब हो जाएंगी। लेकिन जब हम उस पर थोड़ा सा विचार करके और चीजों को शामिल करके एक दूसरे से जोड़ करके जब पढ़ना शुरू करते हैं तो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसके 2 लेवल हो गए। अगर हम बिल्कुल सतही तौर पर लिखते हैं, इंफॉर्मेशन के लेवल पर लिखते हैं, तो हम पास तो हो जाते हैं लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलते। लेकिन जब हम उसको नॉलेज के लेवल पर ले जाते हैं, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करके फिर हम उसको लिखते हैं, तो हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। और नो डाउट कि अगर हम उसको विजडम के लेवल पे ले जाते हैं तब हमें इतने नंबर मिलते हैं कि हम देखकर खुद चौंक जाते हैं कि अरे इतने नंबर कैसे मिल गए। अब आप अपनी पढ़ाई को कैसे इस लेवल तक ले जाएंगे। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट पहले कर चुका हूं कि आपको अपने दिमाग में बनने वाले इमेज को ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट्स के रूप में बता रहा हूं। पहला तो यह कि एक दिन में एक विषय के ज्यादा टॉपिक्स न पढ़ें। क्या होगा कि एक ही विषय को जब कई टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमारे दिमाग में ना इमेज गचपच हो जाती है। जैसे अगर आप फिल्म एक दिन में मान लीजिए 3 फिल्में देखते हैं और तीनों फिल्में लव स्टोरी की हैं, तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन के बाद इस लव स्टोरी की थोड़ी सी चीजें आ गई, उस लव स्टोरी की चीजें आ गई। स्टोरी तो लव की रहेगी जो आप बताएंगे, लेकिन उसमें इन चीजों का घालमेल होने लगेगा।
लेकिन मान लीजिए कि आपने एक लव स्टोरी की फिल्म देखी, एक बहुत स्टंट फिल्म देखी और एक आर्ट मूवी देखी, एक ही दिन में तीनों देखी, लेकिन तीनों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आप देखेंगे कि तीनों की स्टोरी आपके दिमाग में बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, उनमें घाल मेल नहीं होगा। तो आपके दिमाग का जो इमेजेस हैं, दिमाग के जो इमेजेस हैं वो बिगड़े नहीं, इसके लिए जरूरी है कि एक दिन में एक विषय का एक ही टॉपिक पढ़ें और इसके बाद उसको 24 घंटे के बाद दोहरा लें, फिर एक सप्ताह के बाद दोहराएं और फिर एक महीने के बाद दोहराएं। देखिए, अगर आप उसे दोहराएंगे नहीं तो पक्का जानिए कि आप उसे भूल जाएंगे, उसका कोई चारा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। जब भी आप कोई किताब पढ़ें तो देखिए, मैंने देखा है कि ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स किताब उठाते हैं, खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो आप बीच से कभी भी न पढ़ें। बीच से पढ़ने का मतलब है कि किसी फिल्म को बीच से देखना, सारी इमेजेस गड़बड़ हो जाएंगी, सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले तो जो आप किताब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उस लेखक के बारे में पढ़ें कि लेखक कौन है। आप देखेंगे कि जब आप लेखक के बारे में जानेंगे तो आपके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, ये मुझसे ज्यादा जानकार हैं। लेखक के बारे में पढ़ें, इसके बाद उसकी भूमिका जरूर पढ़ें। भूमिका पढ़ने के बाद आपको यह पता लग जाता है कि इस किताब में क्या क्या है, तो आपका दिमाग इसी तरह से इंस्ट्रक्शन ले लेता है कि ठीक ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर घूमना चाहते हैं तो ठीक है, आप घूमिए, लेकिन अगर आप घूमने से पहले दिल्ली शहर का नक्शा समझ लेते हैं तो आपके लिए वो घूमना बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि घूमना बहुत आनंदपूर्ण भी हो जाएगा, बहुत मजेदार भी हो जाएगा। तो आप किताब की भूमिका जरूर पढ़ें। इसके बाद पढ़ें उसका कंटेंट, पूरा विषय सोचिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस किताब में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद किताब को पढ़ना शुरू करें। अब किताब कैसे पढ़ेंगे, उसके बहुत से चरण हैं मित्रों, उस पर मैं अभी बहुत विस्तार से नहीं जाता हूं, आप किताब पढ़ते रहे हैं। अब मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा कि जो मुझसे ज्यादातर स्टूडेंट्स आकर के पूछते हैं। वो पूछते हैं कि रोज कितने घंटे पढ़ें। इसका कोई सही उत्तर नहीं, क्योंकि हमारे अपने दिमाग की कैपेसिटी पर है, हमारे पढ़ने के अपने तरीके पर है। अगर आप बहुत वैज्ञानिक तरीके से पढ़ सकते हैं, आप जानते हैं कि आर्ट ऑफ स्टडी क्या होता है, तो मैं समझता हूं कि आपके स्कूल और कॉलेज के घंटे अगर आप सही पढ़ने में बिताते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप क्लास अटेंड करते हैं, कॉलेज जाते हैं तो आप लेक्चर्स सुनते हैं, तो घर में आकर के 2-3 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप जानें, अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं या जाते हैं तो वहां पढ़ते नहीं हैं, तो घर में 5-6 घंटे की पढ़ाई मैं समझता हूं कि सफिशिएंट है। लेकिन याद रखें कि ये केवल साल भर की मैं बात बता रहा हूं, परीक्षा के समय में या परीक्षा के 2 महीने पहले से कुछ घंटे इसमें बढ़ जाने चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है घंटे की, वो ये है कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा से 2-3 महीने पहले तो खूब पढ़ रहे हैं और इससे पहले बहुत आराम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा महत्व है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है दोस्तों। कछुए ने खरगोश को हरा दिया था केवल इसलिए क्योंकि वो जो कछुआ है वो लगातार चलता रहा था। जब आप कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करके रखते हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मित्रों, आपको अपनी भाषा पर भी काम करना चाहिए। भाषा आपकी शुद्ध हो, अच्छी हो, इस पर भी अलग से ध्यान देना चाहिए। आपके स्टडी टेबल पर हमेशा एक डिक्शनरी होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आप कहेंगे परीक्षक आपकी कॉपी में जो देखेगा उसी आधार पर वो नंबर आपको देगा और आप अपनी बात को केवल भाषा के जरिए ही पहुंचा सकेंगे। तो भाषा पर आपकी कमांड होनी चाहिए। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करते, आपको करनी चाहिए। लिखने की स्पीड पर आपको मेहनत करनी चाहिए, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत नॉलेज था जिनके पास और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन स्पीड की कमी के कारण वो नहीं कर पाए। आपको अपने स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए और हां, हैंडराइटिंग पर भी। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखें जो बहुत सुंदर हो, लेकिन ऐसी तो होनी ही चाहिए जो आसानी के साथ पढ़ी जा सके। क्योंकि अगर परीक्षक आपकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पा रहा है तो बट नेचुरल है कि वो आपकी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेगा नहीं, और अगर वो पढ़ेगा नहीं तो कैसे समझेगा कि आप कितना जानते हैं। हैंडराइटिंग पर भी काम करें। परीक्षा हॉल में जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है बहुत ध्यान से पढ़ें।
प्रश्न को सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छे से समझें, गहराई में जाएं और देखें कि वो सच में पूछना क्या चाह रहा है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं, उसको प्लान नहीं करते। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिए और फिर जब आप उत्तर लिखें तो हमेशा आपका उत्तर पूछे गए प्रश्न के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। अपने को भटकाव से बचाएं। आप ऐसा कैसे करें, इसके लिए जरूरी होता है कि आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रश्न ले लें, अनसॉल्व्ड पेपर से प्रश्न उठाएं, उसके उत्तर लिखें और उसके उत्तर अपने टीचर से, अपने सीनियर से जचवाएं, अपना मूल्यांकन करें और देखें कि आप उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। और आखिरी बात, जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाए तो अपना मूल्यांकन आप जरूर लिखें कि आपने किस तरह से तैयारी की थी, आपको किस पेपर में डर लग रहा था, क्यों डर लग रहा था, परीक्षा हॉल में आपकी जो साइकोलॉजिकल स्थिति रही वो कैसी रही। आप एक एक प्रश्न जो लिख करके आए हैं उनके बारे में लिखें कि आपसे क्या छूट गया है, क्या और लिखते आप तो आपको अधिक नंबर मिलते। इसके बाद आप अपने हर प्रश्न को अपनी तरफ से नंबर दीजिए कि मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए। जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो आप मिलाइए, उससे मैच कीजिए कि आपको कितने नंबर मिलने हैं चाहिए थे और कितने नंबर आपको मिले हैं। उसके अंतर को फिर वैल्यूएट कीजिए कि अंतर क्यों आया। ये जो आप स्वमूल्यांकन करेंगे ये आपके लिए अगले साल लाइट हाउस का काम करेंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे। मेरी इस स्वमूल्यांकन की पद्धति ने मेरी बहुत मदद की है और मैंने जिनको भी ये बताया उन्होंने जब ऐसा करना शुरू किया तो उनको भी इससे बहुत मदद मिली है। तो मित्रों, मैंने आपको ये शुरू पढ़ने से लेकर के और परीक्षा हॉल तक की बातें बताने की कोशिश की हैं। ये विषय थोड़ा सा बड़ा है, व्यापक है, सारी चीजें इतने कम समय में नहीं बताई जा सकती। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आप और जानें, इन चीजों को और मजबूत बनाएं, तो इस पर मेरी किताब है, हिंदी में है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो और अंग्रेजी में है द आर्ट ऑफ स्टडी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो जो चीजें मैंने बताई हैं इनको आप और अधिक विस्तार से समझ सकेंगे। मेरी बातों पर आपका विश्वास और मजबूत हो सकेगा और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो निश्चित रूप से वो हमारे एक्शन में आने लगती हैं। और जब तक कोई चीज एक्शन में नहीं आती तब तक उस नॉलेज का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो आप जो भी बातें मैंने बताई हैं उन्हें अपने एक्शन में लाएं, आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सफल बनाए। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपना यह पढ़ो तो ऐसे पढ़ो का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूं। आपकी सफलताओं के लिए कामना करता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।